ठीक, यहाँ से आगे नहीं, नीचे नहीं, ठीक आगे पूरा नहीं। हाँ। गुड आफ्टरनून। बड़े लंबे समय बाद महिला पर्यवेक्षक का फॉर्म आया है। मेरे ख्याल से पिछला एग्जाम 2013 में हुआ था, ठीक है, यानी कि पूरे 10 साल बाद, 8 साल बाद। और दूसरी बात यह है कि इस परीक्षा में जो सिलेबस है उसको खत्म करने के लिए हमारे पास बहुत कम समय है, और कम समय भी पर्याप्त हो जाता अगर इसमें ऐसे विद्यार्थी बैठते जो बहुत लंबे समय से सीजीपीएससी, व्यापम वगैरह की तैयारी करते आए हैं, तो समझ में आता। लेकिन जैसा कि इसमें परिसीमित भर्ती में खासकर जो लोग रहते हैं वो काफी लंबे समय से पढ़ाई से कट चुके रहते हैं। जैसा कि मुझे स्टूडेंट लोग अपना अनुभव बताते हैं, काफी लंबे समय से पढ़ाई से कट चुके रहते हैं। उनके लिए पूरा कोर्स 40 दिन में खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन फिर भी इस बात पर हम अपनी लड़ाई जारी रख सकते हैं कि जो भी बैठेंगे सब हमारे जैसे ही होंगे, है ना। तो कुछ खास अंतर तो होगा नहीं। तो जो टास्क हमारे लिए है वो सभी के लिए है ना। तो अब उस हिसाब से हमें अपने इन 40 दिन का सबसे अच्छा यूज करना है, एक एक पल का यूज करना है, और हमारे दिन में जितने भी घंटे हमें खाली समय मिलता है उस पूरे समय को यूटिलाइज करना है, बिना अम्यूजमेंट मतलब अपने मजे, जो हम मजे डेली जीवन में लेते हैं उन सबको थोड़ा त्यागना पड़ेगा, और एक एक पल, एक एक सेकंड हमें यूज करना है। वो कैसे, मैं धीरे धीरे बताता चलूंगा। सबसे पहले महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस को समझते हैं। बिना सिलेबस समझे आपकी रणनीति कैसे बनेगी उस पर हम काम नहीं कर पाएंगे। तो एक बार सिलेबस समझते हैं, दोनों ही विभाग के लिए, परिसीमित के लिए भी और सामान्य के लिए भी, है ना। तो मेरे साथ सिलेबस लिखते भी जाइएगा, समझते भी जाइएगा। देखिए, आप लोगों को परीक्षा में एक पेपर देना होगा, ठीक है, ओनली वन पेपर। और वो जो एक पेपर होगा उस एक पेपर में 5 भागों से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें पहला भाग रहेगा महिला बाल विकास योजना नीति कार्यक्रम, ओके, ये पोर्शन रहेगा, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। अभी कितने कितने प्रश्न आएंगे उसको मैं छोड़कर पहले 5 भाग लिखा देता हूं। तो एक भाग रहेगा महिला बाल विकास योजना नीति कार्यक्रम, दूसरा भाग रहेगा सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी एवं रीजनिंग, जिसको सामान्य मानसिक योग्यता भी कहते हैं, ये दूसरा पोर्शन रहेगा। तीसरा पोर्शन भाषा का रहेगा, जिसमें हिंदी भाषा एवं छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी भाषा एवं छत्तीसगढ़ भाषा। चौथा पोर्शन भी भाषा का रहेगा, जिसमें अंग्रेजी भाषा पूछा जाएगा, अंग्रेजी भाषा। और 5वां पोर्शन होगा सामान्य गणित का, जनरल मैथ्स, सामान्य गणित। ये है आपका सिलेबस, ओके। अब मोटे मोटे तौर पर कुछ विद्यार्थियों को लग सकता है तो 5 ही भाग हुए, लेकिन ये जो सामान्य अध्ययन है ये अपने में इतने भाग लेके चल रहा है। सामान्य अध्ययन बोलने से भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, समसामयिकी, पंचायती राज, क्या नहीं आता, सब का सब ये कवर कर रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है आपको कि आपका सिलेबस कितना बड़ा है। आप अंदाजा लगाइए कि खाली एक, जैसे भारत का इतिहास ही हम यहाँ पर 2 महीने में पढ़ाते हैं, 1.5 महीने में पढ़ाते हैं, और आपको 40 दिन में ये सब खत्म करना है। लेकिन हो जाएगा, क्यों, कैसे होगा मैं बताऊंगा ना। अब मैं आता हूं कि इन सबसे प्रश्नों का स्वरूप कैसा रहेगा, कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। एक है परिसीमित भर्ती वालों के लिए कैसा रहेगा कॉन्सेप्ट, और एक सामान्य भर्ती वालों के लिए। परिसीमित भर्ती वाले वो जो आंगनबाड़ी संस्था में पहले से ही कार्यरत हैं, सेविका के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष उनको हो चुके हैं अपनी सेवाएं देते हुए। तो उन लोगों के लिए ये जो पहला पोर्शन है इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। 200 नंबर में अकेले 120 नंबर जो आज मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, आज मैं यहीं से पढ़ाना शुरू करूंगा,
200 नंबर में अकेले 120 नंबर की वैल्यू है परिसीमित भर्ती वालों के लिए इस पोर्शन की, और सामान्य वालों के लिए इस पोर्शन की वैल्यू है 40 नंबर 200 नंबर में। ओके, दूसरा भाग है सामान्य अध्ययन एवं रीजनिंग। सामान्य अध्ययन एवं रीजनिंग में परिसीमित भर्ती वालों को 30 नंबर की वैल्यू है और इनको 80, यानी कि जो सामान्य वाले हैं उनको सामान्य अध्ययन पर ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है, और जो परिसीमित वाले हैं उनको महिला बाल विकास योजना में ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। उसके बाद हिंदी भाषा एवं छत्तीसगढ़ी भाषा सामान्य वालों के लिए 30 और इनके लिए 20, अंग्रेजी भाषा सामान्य वालों के लिए 20 इनके लिए 10, और सामान्य गणित सामान्य वालों के लिए 30 इनके लिए 20। तो ये पूरी व्यवस्था है। अब सब लोग अपना अपना प्रेफरेंस देख लीजिए, जो सामान्य वाले होंगे उनको कहाँ कितना ज्यादा महत्व, इस पे तो लगभग बराबर जाऊंगा। हिंदी अंग्रेजी सामान्य इनको बराबर में रखिए, बस वैल्यू यहीं पर ज्यादा गड़बड़ा रही है। जो सामान्य भर्ती में है वो अपना पूरा फोकस इस 80 नंबर को प्राप्त करने में लगा देंगे, ठीक है, और जो परिसीमित भर्ती वाले हैं वो अपनी सारी मेहनत इस 120 नंबर वालों को प्राप्त करने में लगा देंगे। हालांकि इसमें भी बड़ा दिमाग लगाया गया है। दिमाग ये कि जैसे मैंने बताया कि जो काफी समय से आंगनबाड़ी वगैरह में काम कर रहे हैं वो पढ़ाई से कट चुके रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप ये सब चीजें तो करते आ रहे हैं अपने आंगनबाड़ी में काम करते हुए। इसमें सिलेबस इतना मजेदार रोचक है कि भाई आंगनबाड़ी में बच्चों को कैसे संभाला जाता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करते हैं, उसके बाद एएनएम कौन होती है, आशा कौन होती है, सबका काम क्या क्या होता है, आंगनबाड़ी के दायित्व क्या होते हैं, वैक्सीनेशन कैसे चलता है, वैक्सीनेशन में कौन कौन से वैक्सीनेशन लगाई जाती है, कौन कौन सा भोजन दिया जाता है, भोजन में जो मिनिमम सप्लीमेंट फूड होता है उसमें कौन कौन सा आता है, ये सब वो देखते आए हैं अपने आंखों के सामने। इसलिए उनके लिए ये वाला पोर्शन में 120 नंबर लाया जा सकता है। तो ये अच्छे दिमाग से ये सिलेबस बनाया गया है, ठीक है। तो ये खत्म करना है आपको 40 डेज में। तो देखिए हमने आपके लिए क्या सुविधा प्रोवाइड की है कि हम यहाँ पर 40 दिन में जितना खत्म करा पाएंगे करवाएंगे, अच्छे से पढ़ा करके। ऐसे नहीं कि 40 दिन में खत्म करवाना है तो आपको तुरंत सब खत्म करा दिए, वो तो बहुत आसान है, वो तो मैं 10 दिन में भी खत्म करा सकते हैं। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, पूरे राजा रानी की कहानी खत्म हो गई, है ना। लेकिन राजा ने क्या किया, रानी ने क्या किया, कुछ नहीं पता, है ना। जैसे देखिए इतना सा चावल है, ठीक है, अगर मैं आपको एक कढ़ाई दे दूं और रोज मैं इस कढ़ाई में चावल बनाता हूं, मुझे पता है कि 1 कटोरी अगर मैं इसमें चावल डालता हूं तो वह कढ़ाई पूरी भर जाती है, तो मैं रोज 1 कटोरी ही डालता हूं। अब अचानक से मुझे किसी ने दे दिया कि आज तुमको 2 कटोरी चावल बनाना है, तो मेरा उद्देश्य क्या होगा, मैं 1 कढ़ाई और बढ़ा दूं या इस कढ़ाई को बड़ा कर दूं, ये हो सकता है। तो ये कढ़ाई बड़ा करने का ऑप्शन नहीं है, यानी 40 दिन को बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है ना। तो अब मैं 2 कढ़ाई, इसका मतलब ये है कि मैं अपने पढ़ाई में कुछ ऐसा करूं कि 2 माध्यम से हमें पढ़ाई मिलती रहे, है ना, तब जाके हमारा ये कोर्स खत्म हो सकता है। तो हमने क्या सोचा है कि आपकी 1 कढ़ाई रहेगी ऑफलाइन, जो यहाँ पर आप 40 दिन तक पढ़ेंगे, 3-3 घंटा पढ़ेंगे, है ना, और 1 कढ़ाई रहेगी ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन में हम आपको हमारे रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे, हमारे पिछले 2 साल से जो पढ़ा रहे हैं सबके रिकॉर्डेड वीडियो और अभी के लेटेस्ट वीडियो सब फोल्डर वाइज बने हुए पड़े हुए हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको कुछ नहीं करना होगा, आप हम ऐप में जाएंगे, एक जगह हम बताएंगे मार्केट प्लेस, वहां जाएंगे, उस जगह पर क्लिक करेंगे, आपको ऐसे फोल्डर मिलेगा, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, उसमें क्लिक करेंगे, आपको सारे विषय मिलेंगे, ठीक है। और एक पोर्शन ऑफलाइन हम यहाँ खत्म कराएंगे। यहाँ पर ऑफलाइन में हम इस पूरे पोर्शन को खत्म करवाएंगे, इसमें हम गहराई भी रखेंगे ताकि परिसीमित वालों के लिए 120 नंबर में हम उनको मैक्सिमम दिलवा सके। अंग्रेजी को पूरा हम यहीं पर खत्म करवाएंगे, ठीक है। और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 2 टॉपिक शुरू हो चुके हैं, एक छत्तीसगढ़ शुरू हो चुका है तो वो तो पूरा खत्म होगा ही, एक विज्ञान शुरू हो चुका है, विज्ञान भी पूरा खत्म होगा ही, और जितना करवा सके मैक्सिमम करवाएंगे, और शेष सारे विषय आपको हम ऑनलाइन में दे देंगे। तो 40 दिन में हम आपकी बेस्ट क्लासेस आपको बना के देंगे। अगर आप एक दिन में 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं तो आप इस परीक्षा को यकीनन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि
क्या है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत पता ही नहीं है, उनको लग रहा है कि एक पुस्तक मार्केट में तो आ ही जाती है, सारे विषय को कंप्रेस करके एक पुस्तक बना देते हैं। उनको लग रहा है कि ये एक पुस्तक पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। उस एक पुस्तक में इतिहास भी है, भूगोल भी है, संविधान भी, अर्थशास्त्र भी, सब विषय डाल दिया है, जबकि इतिहास की अपनी पुस्तक आती है। प्रश्नों के लेवल में कोई कमी नहीं, आप ऐसे मत सोचिएगा कि महिला बाल विकास में कम लेवल के प्रश्न देगा। ऐसे करके व्यापम बहुत बार धोखा दिया है। पटवारी में पीएचडी से ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन डाला है। तो अगर किसी परीक्षा को व्यापम ऑर्गेनाइज कर रहा है तो ये तो भूल ही जाइए कि लेवल कम या ज्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। तो लेवल अच्छा ही रहेगा, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी होगी। तो आप और कोई पुस्तक भी मत खरीदिए, मैं आपको इवन ये भी कहता हूँ कोई पुस्तक मत खरीदिए, क्योंकि कोई किसी पुस्तक से आपको फायदा नहीं मिलने वाला। यहाँ जो पढ़ा रहे हैं बस उतना काफी है। अगर 1 साल का समय होता तो मैं कहता कोई पुस्तक खरीदिए। पीएचडी में तो हम राइटर की पुस्तक सजेस्ट करते हैं बकायदा, है ना। यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ जो पढ़ा रहे उसी को अगर आप कर लिए, और एप्लीकेशन में मैं पीडीएफ मटेरियल भी भेजूंगा, अभी बहुत सारी चीजें होने वाली है, तो उससे भी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो आज से शुरू कर दीजिए 8-8, 9-9 घंटा। हालांकि मैं जानता हूं महिलाओं के जीवन में बहुत प्रकार के काम होते हैं और उनकी प्राथमिकताएं पूरी तरह किसी एक जगह पर फोकस नहीं हो सकती। उनका घर भी संभालना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, सबकी इच्छाएं भी देखनी होती है, सबकी अपेक्षाएं भी देखनी होती है। तो इस स्थिति में मैं पूरी तरह से तो नहीं कह पाऊंगा आपको कि अपना पूरा समय दीजिए, लेकिन जितना अधिकतम समय आप निकाल सके आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, ठीक है। 8-8 घंटा, 9-9 घंटा मिनिमम आवश्यकता है। ऑनलाइन क्लासेस का वीडियो तरीका आज मैं बता दूंगा, तो आपकी आज से ही ऑनलाइन क्लास भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज से मैं पहला टॉपिक शुरू करता हूं। समझते भी जाएंगे, लिखते भी जाएंगे, है ना। कहीं डाउट होगा पूछते भी जाएंगे। महिला बाल विकास योजना कार्यक्रम नीति। सिलेबस हमेशा साथ रखिएगा अपने पास और उसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। तो देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है महिला बाल विकास योजना, उसमें सबसे पहला एक टर्म जिसे दिया गया है वो है एकीकृत बाल विकास योजना। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, बस इतना ही, आईसीडीएस। तो हमारे भारत में, हमारा भारत जब आजाद हुआ तो सरकारों ने अपनी प्राथमिकताएं तय की। पहले पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर को फोकस किया, दूसरे पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री को फोकस किया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, हमारे देश में ये एहसास हुआ कि जो छोटे बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार होते जा रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन के शिकार होते जा रहे हैं, और हमारा देश का जो भविष्य है वो बच्चों पर ही डिपेंड करता है। अगर बच्चों का हेल्थ अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से ये जो बच्चे हैं हमारे भविष्य की भावी पीढ़ी बनाएंगे। तो उनको फोकस करते हुए एक समग्र योजना की आवश्यकता महसूस हुई। इसी वजह से सन 1975 1975 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म तिथि के दिन एक योजना लॉन्च की गई। इस योजना का नाम था एकीकृत बाल विकास योजना, ठीक है। यह योजना एक फ्लैगशिप योजना थी। कई बार आप किसी भी योजना से पहले ये टर्म्स जरूर पढ़ते हैं, फ्लैगशिप। तो फ्लैगशिप क्या होता है कि जैसे एक अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे लोगों को रख दिया जाए और सब ऊपर से देखने पर ऐसा लगे कि सब एक ही अम्ब्रेला के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि वो सारे एक यूनिट है। उसी प्रकार बहुत सारी छोटी छोटी योजनाओं को मिला करके एक योजना के अंतर्गत रख दिया जाए और उस पूरी योजना को एक ही लक्ष्य पूरा करने के लिए यूज किया जाए, ऐसी योजना को कहते हैं फ्लैगशिप योजना। जैसे मनरेगा भी खाली रोजगार ही नहीं देता है, मनरेगा के बहुत सारे अर्थ है। उसी प्रकार एकीकृत बाल विकास योजना जो है वो बहुत सारी योजनाओं को समेटे हुए है, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई हो। इसीलिए इस योजना को फ्लैगशिप योजना कहते हैं।
चालू तो 1975 में हुई थी, उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? पांचवी आ सकता है एग्जाम में, उस समय पांचवी में। जो इसमें बोर्ड में लिखते जा रहा हूँ वो जरूर लिखिए, वही क्वेश्चन वाली जगह है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जल। फिर बीच में ये ब्रेक हो गई थी, ये भी पूछ सकता है कि कब ब्रेक हुई थी। 1978 में ब्रेक हुई थी। क्यों 1978 में ब्रेक हुई थी? इसलिए ब्रेक हुई थी क्योंकि बहुत लंबे समय बाद पहली बार हमारे देश में सरकार चेंज हो गई। सरकार कैसे चेंज हो गई? कांग्रेस की सरकार चलती आ रही थी और कांग्रेस की सरकार हट करके अचानक जनता पार्टी की सरकार आ गई। 1978 में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो ऐसा होता है ना कि जब पुरानी सरकार बदलती है तो नई सरकार अपनी प्रायोरिटी चेंज कर लेती है। तो नई सरकार जैसे आई तो उसने अपनी प्रायोरिटी चेंज की, ये सब बेकार योजना है, इसको हटाओ। तो 2 साल इसको हटा दिया। 2 साल के बाद ये सरकार फिर खत्म हो गई। हालांकि आम सरकार 5 साल में खत्म होती है, लेकिन इनको बहुमत नहीं हो पाया, तो 1980 में ये फिर शुरू हुई। तो ब्रेक करने का समय क्या था? 2 साल, 1978 से लेकर 1980 तक ये था। ओके। अब अगला प्रश्न, इस योजना को कौन सा मंत्रालय चलाएगा? तो इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, लिखा है बाल विकास सेवा योजना, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चलाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब ये योजना आई उस समय ये मंत्रालय था ही नहीं। उस समय भारत में महिला बाल से जुड़ा हुआ कोई मंत्रालय ही नहीं था। उस समय खाली रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यही सब चला करते थे। तो आज के डेट में इस योजना को महिला बाल विकास मंत्रालय में डाल दिया गया है। उस समय यह योजना किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ करती थी, ये केवल एक सरकार की, जैसे मनरेगा योजना है, सभी योजनाएं होती है, वैसी एक योजना। तो वर्तमान में नोडल एजेंसी मतलब किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो महिला बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, इसके अंतर्गत आती है यह योजना। अब आते हैं, योजना का बाहरी रूप तो हो गया, अब इस योजना का आंतरिक रूप, यानी कि इस योजना में है क्या? तो देखिए, इस योजना में यह व्यवस्था की गई है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर 6 साल तक के, 0 से 6 ईयर, इन छोटे बच्चों को अगर हम मेल न्यूट्रिशन से बचा दे, यानी कुपोषण से बचा दे, उनको अच्छी एजुकेशन दे दे, एजुकेशन मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन, अच्छी इनफॉर्मल एजुकेशन दे दे, अगर हम इनके माताओं को गर्भवती होने के दौरान अच्छे से उनकी देखभाल कर सके, उन्हें अच्छा खाना खिलाए, गर्भवती माओं को भी वैक्सीन लगती है, उस वैक्सीन को दिला दें। उसके बाद जब इनके बच्चे पैदा हो, तो पैदा होने के बाद इन बच्चों को खाना खिलाएं। और सबसे ज्यादा हम इस बात पर फोकस करें कि कोई भी माँ बाप जो है, उनका बच्चा अज्ञान की वजह से, मतलब शिक्षा का ज्ञान नहीं होना, इन सब कारणों से कम उम्र में मृत्यु ना उसको आ जाए, है ना। जैसे कि कई सारे आंकड़े बहुत डराने वाले थे, वो आंकड़े भी आज मैं लाया हूं, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाना सबसे पहला उद्देश्य था, गर्भवती स्त्रियों की देखभाल करना ये दूसरा उद्देश्य था, तीसरा उद्देश्य था उनको इनफॉर्मल एजुकेशन देना। तो इन उद्देश्यों को भी लिखते चलेंगे। योजना के उद्देश्य, योजना के उद्देश्य पहला, अच्छा, जो इसमें मैं शब्द यूज करूंगा वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ना सब एग्जाम में स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, एक सही है, 2 सही है, तब हमें सब सही लगने लगता है। भावनाएं अगर समझ ले तो सब सही लगता है, लेकिन उनमें से एक सही होता है, एक गलत होता है। तो किन शब्दों के हिसाब से योजनाएं दी गई है वो जानना जरूरी है। तो शब्द मैं बता देता हूं। पहला है, योजना के उद्देश्य में 0 से 6 साल तक के आयु के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के पोषण मतलब न्यूट्रिशन एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना, पहला। दूसरा पॉइंट, बच्चों के लिए उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का ध्यान देना।
बच्चों के शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास पर ध्यान देना, तीसरा, मृत्यु दर, विकृति, कुपोषण, स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, चौथा लक्ष्य है बाल विकास को बढ़ावा देने वाली विभिन्न योजनाएं एवं विभागों के बीच समन्वय करना। बाल विकास को बढ़ावा देने वाली विभिन्न योजनाएं एवं विभागों में समन्वय करना। पांचवा है कि बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र बनाना। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा आंगनबाड़ी बनाना। अगला है उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जो माताएं हैं उनकी क्षमता को बढ़ाना। उचित पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से माताओं की क्षमता को बढ़ाना। और अगला है बच्चों को साल में 300 दिन, बच्चों को साल में 300 दिन कम से कम 500 कैलोरी भोजन देना। 500 कैलोरी भोजन एवं 12 से 15 ग्राम प्रोटीन देना। 12 से 15 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूं। और माताओं को, गर्भवती माताओं को ना पर डे, साल के 300 दिन में प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है, बच्चों का साल में 300 दिन में प्रतिदिन के हिसाब से 500 कैलोरी भोजन एवं उस भोजन में 12 से 15 ग्राम क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। और माताओं को 600 कैलोरी भोजन जिसमें 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। ये इन लाइनों को एज इट इज याद करना जरूरी हो जाएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में काम आता है। बताऊंगा कैसे होते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन। उसमें क्या होता है कि फिर एक जैसे लगते हैं लेकिन वैसा होता नहीं है ना। जैसे स्टेटमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एकीकृत बाल विकास योजना के उद्देश्यों पर विचार करिए। कथन पहला, इस योजना में मृत्यु दर, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करने के लिए प्रयास किए जाना अपेक्षित है। दूसरा, इस योजना में बच्चों के सामाजिक विकास के साथ साथ उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना भी अनिवार्य है। सुनने में थोड़ा एक जैसा लगता है लेकिन रोजगार कहां से आ गया, छोटे बच्चों के लिए रोजगार, है ना। छोटे बच्चे तो हमें बेरोजगार कर देते हैं, है ना? तो ऐसे करके स्टेटमेंट में बहुत काम आता है। और ये तो फैक्ट हो गया लास्ट वाली लाइन, तो ये तो फैक्ट को याद रखना पड़ेगा 300 ग्राम और ये
क्लियर? अब जो इनके लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों के हिसाब से हम इनके लाभार्थी को ऐसे ही पता कर सकते हैं। लाभार्थी वाला क्वेश्चन भी बड़ा रिस्की होता है, उसमें हमें समझ नहीं आता कि कौन लाभार्थी हो सकता है कौन नहीं। तो योजना के लाभार्थी में एक तो सीधा सीधा 0 से 6 साल का बच्चा, वो तो रहेगा ही रहेगा। और दूसरा लाभार्थी कौन होगा बताइए? गर्भवती महिला, 2 हो गए। तीसरा लाभार्थी शिशुवती महिला, लैक्टेटिंग मदर, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना। चौथा बताइए? किशोरी बालिकाएं, है ना। लेकिन किशोरी बालिकाएं के साथ ये टर्म्स यूज होना जरूरी है विशेष ब्लॉक की, क्योंकि हर किशोरी बालिका के लिए योजना नहीं है। जैसे कुछ विशेष ब्लॉक बनाए जाएंगे जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं या किसी जगह पर ज्यादा आवश्यकता है, तो किशोरी बालिकाएं 12 से 18 साल तक की उम्र होनी चाहिए उनको। एक वर्ग और है, 15 साल से 45 साल तक की महिलाएं, ठीक है, कोई भी हो सकती है। उनको कौन से में शिक्षा, बाल विकास से जुड़ी हुई उनको शिक्षा देना भी तो जरूरी है ना। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, वह अगर ऐसे ही आंगनबाड़ी आ जाए खाली पूछने भर के लिए कि मेरा बच्चा अभी 8 साल का हो गया है, 9 साल का हो गया, मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि 0 से 6 साल है तो बड़ी महिलाएं नहीं आ सकती, कोई भी आ सकती है। क्योंकि अभी मैं सर्विस बताने वाला हूँ, 6 सर्विस बताने वाला हूँ। उस 6 सर्विस में जो लोग मेनली आंगनबाड़ी से 6 सर्विस जो मिलती है, उनमें एक सर्विस है परामर्श देना। तो परामर्श के मामले में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि अगर आपका बच्चा 0 से 6 साल का होगा तो उसी के लिए परामर्श ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। 15 से लेकर 45 साल की महिला आ सकती है, परामर्श ले सकती है, उसको स्वास्थ्य एवं पोषण की जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो फिर लाभार्थी में इन सभी वर्गों के नाम लिखते जाइए। लाभार्थी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बेनिफिशियर, जिनको बेनिफिट मिला इसका, लाभार्थी। सबसे पहला 0 से 6 साल के बच्चे, दूसरा गर्भवती महिलाएं, तीसरा शिशुवती महिलाएं, मतलब लैक्टेटिंग मदर, शिशुवती महिलाएं, किशोरियां, किशोर बालिकाएं, 12 से 18 विशेष ब्लॉक, 12 से 18 पर यहां विशेष ब्लॉक लिखिएगा। और अंतिम 15 से 45 साल की माताएं, कोष्टक में लिख लीजिएगा परामर्श हेतु, परामर्श हेतु। ये 5 लाभार्थी होते हैं। हालांकि देखिए इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन ये क्रिएट कर सकता है कि लाभार्थी में अगर बोलेगा दिव्यांग तो भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें जो आ रहा है 0 से 6 साल का बच्चा अगर दिव्यांग है तो वो दिव्यांग भी इसमें आ जा रहा है, तो वो एक समझने वाली बात होगी एग्जाम में। बाकी ये 5 वर्ग इससे लाभार्थी होते हैं, है ना। अब आते हैं सबसे मेन चीज की तरफ, 6 सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस। वैसे सर्विस तो बहुत प्रकार की दी जाती है, लेकिन उनमें खास निकालकर 6 सर्विस जिसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उनकी हम बात करते हैं, है ना। अभी जो मैंने उद्देश्य बताया, उसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो सर्विस देनी होगी, उन्हीं 6 सर्विस की बात करते हैं। प्रमुख 6 सेवाएं, ठीक। इन 6 सेवाओं में सबसे पहली सेवा है जिसको बोला जाता है पूरक पोषण, सप्लीमेंट्री फूड अंग्रेजी में। पहले मैं लिख देता हूं, फिर मैं इन सबका मतलब बताऊंगा। पूरक पोषण, सप्लीमेंट्री फूड। दूसरा है टीकाकरण, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, वैक्सीनेशन।
तीसरा है नियमित बच्चों की जांच, नियमित अंतराल पर बच्चों की जांच।